कहाँ कहाँ पर इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ, यानी कि 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ने किस तरीके से चेंज लेकर आया, वो पूरा सिनेरियो इंडिया के पूरे इकोनॉमिक सिस्टम में, ठीक है। किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। किस तरीके से ट्रेडिंग सिस्टम चेंज हुआ, बदला यहाँ इंडिया में, टैरिफ वगैरह जो है वो रिड्यूस हुआ, टैक्सेशन में लिबरलाइजेशन आया। तो ये सारी चीजें जो थी वो इकोनॉमिक रिफॉर्म जो 1991 में जो एलपीजी को लेकर आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उनकी वजह से ये सारे चेंजेस आए। आज हम पढ़ेंगे कि इस प्रॉपर इस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से बेसिकली क्या क्या प्रॉपरली चेंज हुआ, ठीक है। रिफॉर्म का क्या बेसिकली इफेक्ट पड़ा इंडिया पे, ठीक है। वो निगेटिव इफेक्ट पड़ा, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा, ये क्या इफेक्ट पड़ा, उसके बारे में हम आज क्लास में डिस्कस करेंगे। हाँ, कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब आया, उसकी नीड क्या थी, ठीक है, और उसमें सबसे बड़े बड़े चेंजेस क्या आए थे। जैसे आपके इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग में चेंजेस आए, ठीक है, ट्रेड में आपका लिबरलाइजेशन आया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म आया। तो ये सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के पार्ट हैं। हम लास्ट क्लास में इवैल्यूएशन कर रहे थे कि इवैल्यूएशन क्या क्या हुआ, तो मैंने आपको कुछ मेजर इवैल्यूएशन बताया था। सबसे बड़ी बात कि जो टैरिफ स्ट्रक्चर है, जो 400% जिसपे हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे टैरिफ इम्पोज करते थे, वो हमने घटा करके रिड्यूस करके 12.5% कर दिया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि मेजर डीरेगुलेशन हुआ, इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी चेंजेस आए, डीरेगुलेशन हुआ, प्राइवेट सेक्टर्स जो थे उनका इफेक्ट इंक्रीज हो गया इंडिया में। गवर्नमेंट सेक्टर की बहुत सारी बैंक ये जो आपकी कंपनीज थी उनको डिसइन्वेस्ट कर दिया गया, उनको प्राइवेटाइज कर दिया गया, ठीक है। और डीरेगुलेशन आया आपके इंडस्ट्रीज में, लाइसेंसिंग सिस्टम हटा दिया गया, 5-6 सिर्फ इंडस्ट्रीज को छोड़कर बाकी सब जगह लाइसेंसिंग सिस्टम हटा दिया गया, और लगभग 386 इंडस्ट्रीज को एज अ एमएसएमई में उसको घोषित कर दिया गया, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में उसको ले आया गया। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में 386 बेसिकली इंडस्ट्रीज थे आपके, 836, और 836 इंडस्ट्रीज को हमने बेसिकली क्या कर दिया था, रिजर्व कर दिया था, और अभी लगभग 326 आपके एसएसआई में इंडस्ट्रीज है, ठीक है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में भी चेंजेस आए। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या चेंज आया कि जैसे कि आपके टेलीकॉम रेगुलेटरी एक्ट आया आपका, ठीक है। उसके बाद फिर आपके टैरिफ अथॉरिटी बहुत सारे मेजर पोर्ट्स में बने, बहुत जगह पे रोड का डेवलपमेंट हुआ, क्लियर है ना, बहुत सारी ग्राम सड़क योजनाएं आई। बेसिकली कौन कौन से आपके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें हुई थी, आपके टेलीकॉम अथॉरिटी बना, टैरिफ पोर्ट्स बने जो टैरिफ को मैनेज करने के लिए पोर्ट्स बनाए गए, रोड्स बनाए गए, ग्राम सड़क योजनाएं आई, गवर्नमेंट की स्कीम्स को लाए गए, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ। फाइनेंशियल सेक्टर में भी बहुत सारी चेंजेस आई, जैसे कि आपका सेबी को लाया गया, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, सेबी को लाया गया, आपके सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसके बाद फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को लाया गया, फिर कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज को लाया गया, बहुत सारी बैंक्स के रेगुलेशंस को चेंज किया गया। तो ये सारे फाइनेंशियल सेक्टर में चेंजेस आए। तो ये सारी चीजें तो इवैल्यूएशन किया गया और उसको चेंजेस को देखा गया। अब बेसिकली इसका क्या इफेक्ट पड़ा, इस रिफॉर्म का क्या इफेक्ट पड़ा, रिफॉर्म प्रोसेस का। तो सबसे इसमें कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, उनको ध्यान से सुनिएगा क्या क्या पॉइंट्स हैं। सबसे पहली बात कि इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ। जैसे ही आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ। जो गवर्नमेंट काफी ज्यादा बर्डन में थी बिकॉज ऑफ द लोन फ्रॉम द आईएमएफ एंड बिकॉज ऑफ द ट्रेड डेफिसिट, वहां पर बेसिकली उस टाइम पे हमें हमारे इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ होना शुरू हुआ। इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ तो जिसने जनरेट किया एम्प्लॉयमेंट को, एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार बढ़ा, और फाइनली लोगों की जो परचेजिंग पावर थी, कॉमन मैन की जो परचेजिंग पावर थी, वो इंक्रीज हुई। यानी कि जो पहला इफेक्ट पड़ा इस इकोनॉमिक रिफॉर्म का, दैट इज जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ which lead to improve the purchasing power of the common man or common people। तो सबसे पहला इफेक्ट ये पड़ा आपके इकोनॉमिक रिफॉर्म का। इसका जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहीं लिख लीजिए, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड विच लीड्स टू द इंक्रीज ऑफ द परचेजिंग पावर ऑफ कॉमन मैन। सेकंड क्या हुआ
कि बेसिकली एजुकेटेड वर्क फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ने लगी, क्योंकि एलपीजी अपने साथ साथ नया टेक्नोलॉजी को भी लेकर आया था, और कंप्यूटर इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल था। जब कंप्यूटर्स आए तो बहुत सारे आईटी इनेबल्ड वर्क फोर्स की हमें जरूरत पड़ने लगी। आईटी इनेबल्ड वर्क फोर्स यानी जो कंप्यूटर के साथ काम कर सके। तो इकोनॉमी में स्किल्ड और एजुकेटेड वर्क फोर्स का डिमांड इंक्रीज हो गया इंडिया में, ठीक है, जिसकी वजह से हमें आईटी के लोगों की, आईटी मैनेजमेंट एंड आईटी वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एजुकेशन सेक्टर का भी इंक्रीज हुआ, एजुकेशन सेक्टर में भी चेंज आया कि लोग जहाँ ट्रेडिशनल एजुकेशन कर रहे थे वहीं साथ साथ अब टेक्नोलॉजिकल और आईटी के लिए भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और इसकी रिक्वायरमेंट पड़ने लगी। तो यहाँ पर एक एजुकेशन सेक्टर में भी चेंज आया बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ द आईटी पीपल एंड आईटी ह्यूमन रिसोर्स वी कैन से, ठीक है। थर्ड क्या हुआ कि इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो गया, यानी कि बिकॉज ऑफ द लिबरलाइजेशन बहुत सारी इंडिया के बाहर की ऐसी कंपनीज थी जिन्होंने क्या किया, इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया। क्लियर है? तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वो भी इंक्रीज हो गया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में, ठीक है। तो सबसे पहला का प्रोसेस, सबसे पहला क्या था आपका, सबसे फर्स्ट था इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सेकेंड था इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ द आईटी पीपल एंड और वी कैन से द वर्कफोर्स, आईटी वर्कफोर्स वी रिक्वायर्ड, ठीक है। थर्ड जो पॉइंट था वो था आपका कि इकोनॉमी में फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गया, यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो था, दूसरी बाहर की इंडियन कंपनी के अलावा जो बाहर की कंपनीज थी उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना क्या किया, स्टार्ट कर दिया। किसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, बेसिकली इंडिया में आकर के। क्लियर है? यहाँ पर अब बहुत सारी जो इंडियन कंपनीज थी उन्होंने कंपटीशन के हिसाब से स्ट्रैटेजीज बदले, अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव किया, ठीक है, और बहुत सारी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट का बेनिफिट उठाते हुए अपने प्रोडक्ट में भी इम्प्रूवमेंट लेकर आए। तो कह सकते हैं कि एक इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो गया, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे जगह पे इंडिया में बहुत सारे प्लेयर्स, मतलब कि बहुत सारे ऐसी कंपनीज आ गई जो इंडिया की डोमेस्टिक कंपनी के साथ compete करना शुरू कर दिया, ठीक है। बहुत सारी कंपनीज मर्ज हो गए, बहुत सारी कंपनी एक्विजिशन हो गया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट सबको पता है ना कि जैसे कभी भी कोई कंपनी एंटर होती है मार्केट में तो वो क्या करती है, वो बहुत तरीके से एक्विजिशन करती है, मर्जर करती है, नया खुद लैंड खरीद करके बिल्डिंग बनाती है या फिर कोई बिल्डिंग को ही परचेज कर लेती है। तो देयर आर वेरियस वेज फॉर द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो बेसिकली मर्जर से स्टार्ट हो गया, एक्विजिशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए इंडिया का जो डोर था वो बेसिकली ओपन हो गया बिकॉज ऑफ द लिबरलाइजेशन, राइट। और बहुत सारी इंडियन कंपनीज थी, उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजीज को, प्रैक्टिस को, अपने बिजनेस टाइप को, ये सबको भी चेंज करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब इनको कंपटीशन नॉर्मल लोगों से नहीं था, अब उनका कंपटीशन फॉरेन की कंपनीज के साथ था। तो ये आपका थर्ड पॉइंट हुआ, ठीक है। थर्ड पॉइंट में आप लिख सकते हो कि द डोर्स, लिख सकते हो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज इन इंडिया ड्यू टू द लिबरलाइजेशन दैट लीड्स टू चेंज इन द स्ट्रैटेजी एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द डोमेस्टिक कंपनीज टू इम्प्रूव देयर क्वालिटीज एंड दे केम, मतलब जो फॉरेन कंपनीज थे, दे केम एंड दे started doing they started merging, acquiring the different companies. तो acquisition का और merger का काम कौन करने लगा, foreign companies। वही फोर्थ अगर मैं पॉइंट बात करूं तो बेसिकली इंडिया में धीरे धीरे एमएनसीज बहुत सारे बढ़ गए, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के बारे में मैंने आप लोग को पहले भी क्लास में बताया, क्या होता है एमएनसी, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमएनसी, कौन बताएगा मुझे एमएनसी क्या होता है? लवली। बाहर की कंपनी जो है वो इधर इंडिया में आकर अपना, मतलब कोई भी कंपनी जो है अपने कंट्री के बाद जो दूसरी कंट्री में जाकर अपना बिजनेस स्टार्ट करती है। मल्टीनेशनल जो कंपनीज होती हैं या मल्टीनेशनल जो कॉर्पोरेशंस होती हैं, मल्टीनेशनल जो कंपनीज या मल्टीनेशनल जो कॉर्पोरेशंस होती हैं वो हमेशा क्या करती हैं, अपने हेडक्वार्टर को अपने होम कंट्री में रखती हैं। जैसे अगर यूएस का कोई पर्टिकुलर कंपनी है तो उसका हेडक्वार्टर वहीं रहेगा और उसके ब्रांचेस और सब्सिडियरीज कंपनीज वो दूसरी कंट्रीज में क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे।
और एमएनसीज क्या करते हैं ना, कभी भी वो एक कंट्री पे नहीं टिकते हैं, वो अकॉर्डिंग टू रिसोर्सेज एंड अकॉर्डिंग टू वो अवेलेबिलिटी देखते हैं कि भाई हमें कहाँ पर इजिली रिसोर्स मिल रहा है और सस्ते में मिल रहा है। यानी एमएनसीज जो है तो होती है ना, वो हमेशा इफिशिएंट प्रोडक्शन फंक्शन में बिलीव रखती है। तो उसको अगर फायदा लगेगा कि भाई इंडिया में यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स ज्यादा है, तो यहाँ पर वो ह्यूमन रिसोर्स का बेनिफिट लेगी। अगर उसको लगेगा कि साउथ कोरिया में टेक्नोलॉजी का फायदा ज्यादा है, तो वो साउथ कोरिया से कुछ टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट के साथ डील करेगी। तो like we can say MNCs always work on the profit basis and they always believe on the availability of resources and convenience of the market, कि वो कहाँ पर प्रोडक्ट को सेल कर सकती है और कहाँ पर उसको रिसोर्स इजिली अवेलेबल हो सकता है। तो ये काम होता है एमएनसीज का। तो बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से धीरे धीरे इंडिया में एमएनसीज भी क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस भी क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। ठीक है, कस्टमर का जो नीड था, क्योंकि कस्टमर के पास अब बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, तो कस्टमर की नीड और टेस्ट और प्रेफरेंसेस में भी धीरे धीरे चेंजेस आने शुरू हो गए। और कहीं ना कहीं कंट्री में एक वेस्टर्न स्टाइल का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। ठीक है, पश्चिमी जिसको कल्चर कहते हैं, वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा। ठीक है, अब मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा डीपर एंड वाइडर हो गया, यानी कि यहाँ पर बहुत सारी कंपनी के प्रोडक्ट्स जो थे अवेलेबल हो गए मार्केट में। क्लियर है? तो बेसिकली कह सकते हैं, और बहुत सारी चीजें जैसे सैटेलाइट की फैसिलिटी मिल गई। ठीक है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन ने कहीं ना कहीं कस्टमर की नीड को प्रॉपर्ली इफेक्ट किया। और क्यों इफेक्ट किया? क्योंकि ऑब्वियसली नए नए प्रोडक्ट्स मार्केट में दिखने लग गए। तो ये तो था आपका फोर्थ पॉइंट कि इंडिया मार्केट में हर एक एंगल से इंडियन मार्केट में चेंज आया। अगर एक तरफ हम बोले कि मार्केट जो है वो बड़ा होने लगा, लार्ज होने लगा, तो बिल्कुल सही है। और दूसरी तरफ सोर्स इनपुट एमएनसीज के लिए भी, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, एक अट्रैक्टिव पार्ट बन गया, जिसकी वजह से एमएनसीज भी इंडिया में इंक्रीज होना शुरू हो गया। तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन का इन्फ्लुएंस और इंक्रीज होना। ठीक है, ये आपका फोर्थ पॉइंट है। ठीक है, सारे पॉइंट्स लिख लेना। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा है? इंक्रीज इन जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक। हाँ, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सेकंड में आईटी वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट। थर्ड में आपका क्या हुआ? फिर इंक्रीज इन फॉरेन फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज इन्वेस्टमेंट। हुआ। वेरी गुड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ। एंड फोर्थ पॉइंट में आपका क्या हुआ? एमएनसीज जो थे वो इंक्रीज होने लगे कंट्री में, और कंट्री के कस्टमर्स, जो इंडियन कस्टमर्स थे, उनके टेस्ट और प्रेफरेंसेस में भी चेंजेस आने लगे। ठीक है, अगर हम बात करें फिफ्थ पॉइंट की, तो उसमें भी वही सेम चीज हुआ कि एमएनसीज मैन्युफैक्चरर जो था उसे हाई क्वालिटी मैन पावर चाहिए था, लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चाहिए था। इसलिए कुछ एमएनसीज जो था वो प्रोडक्शन बेस्ड मार्केट एशिया में कर रहा था और बाकी सब कॉन्ट्रैक्टिंग अरेंजमेंट इंडियन कंपनीज के साथ। यानी कि जो एमएनसीज ने क्या करना शुरू कर दिया कि एमएनसीज जो था वो मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता था, इसीलिए उसे बेस्ट क्वालिटी चाहिए था। अगर उसे लगा कि इंडिया में उतना बेस्ट क्वालिटी नहीं मिल पाएगा, लेकिन कुछ इंडियन कंपनी के साथ वो जुड़ करके किसी और कंपनी में क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने प्रोडक्शन का काम शुरू कर दिया। यानी मैंने बताया था ना कि एमएनसीज का रोल ही यही होता है कि प्रोडक्टिविटी जो उनको चाहिए वो हाई एफिशिएंट गुड क्वालिटी विथ लो कॉस्ट। तो ये सारे बेनिफिट जब तक उसे एक सिंगल कंपनी में नहीं मिलेगा, सिंगल कंट्री में नहीं मिलेगा, वो सिंगल कंट्री में कभी भी एक जगह पे नहीं टिकेगा। वो इंडिया के अलावा दूसरे भी कंट्रीज के साथ डील करेगा। तो सेम चीज यहाँ पर भी बोला जा रहा है कि ग्लोबलाइजेशन ड्राइवर की वजह से इंडिया में अट्रैक्शन एमएनसी मैन्युफैक्चरर का बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। हाई क्वालिटी मैन पावर, बिकॉज ऑफ हाई क्वालिटी मैन पावर एंड लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, इंडिया में क्या था, हाई क्वालिटी मैन पावर, मतलब यहाँ पर लोग बहुत इजीली अवेलेबल थे, यहाँ पर एजुकेटेड लोग भी थे, ठीक है, वेल नॉलेजेबल पीपल भी थे, और लो कॉस्ट प्रोडक्शन था क्योंकि यहाँ पर रिसोर्सेज भी इजीली अवेलेबल थे। इसलिए कुछ एमएनसीज ने तो प्रोडक्शन का काम यहाँ शुरू कर दिया, और कुछ एमएनसीज ने प्रोडक्शन कहीं और शुरू किया, लेकिन इंडिया के कंपनी के साथ टाई अप कर लिया। यानी बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द नेचुरल रिसोर्स और इनपुट्स, ठीक है, एंड मैन पावर, द सम एमएनसीज स्टार्टेड प्रोडक्शन बेस इन इंडिया and some MNCs started subcontracting with Indian companies। यानी कुछ कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट कर बनाना शुरू कर दिया इंडियन कंपनी के साथ, ठीक है, और कुछ कंट्रीज तो बिल्कुल प्रोडक्शन बेस पे यहाँ पर काम करना शुरू कर दिया। यानी कि
कुछ कंपनीज ने कॉन्ट्रैक्ट किया, बाहर भी किया प्रोडक्शन, इंडिया में भी प्रोडक्शन किया, ठीक है। क्यों किया? बिकॉज ऑफ दिस टू मेजर फैक्टर, लो कॉस्ट एंड इजिली अवेलेबिलिटी ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। क्लियर हो गया? फिफ्थ पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट, बहुत सारे जो एमएनसीज थे बेसिकली, सो मेनी, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि बेसिकली जो यहाँ पर गवर्नमेंट थी उसको बेसिकली जरूरत तो थी डेवलपमेंट की, ठीक है, मार्केट रिक्वायरमेंट भी था डेवलपमेंट। तो एमएनसीज वगैरह ने क्या, यहाँ पर गवर्नमेंट खुद एमएनसीज वगैरह को क्या करने लगी, इन्फ्लुएंस करने लगी फॉर द एस्टैब्लिशमेंट, राइट। तो उनको खुद अलाउ करने लगी कि आप एस्टैब्लिश कीजिए मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, एज वेल एज यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पर तो ऑलरेडी बेनिफिट्स तो एमएनसीज को दिख ही रहा था, साथ साथ में यहाँ पर उनको अच्छे क्वालिटी के जो लोग थे, बोल सकते हैं नॉलेजेबल पीपल मिल रहे थे, यहाँ पर उनको साइंटिस्ट मिलने लगा, ट्रेन्ड वर्कफोर्स के लिए उन्होंने यहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह की फैसिलिटी भी एमएनसीज ने स्टार्ट कर दी देना, ठीक है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इसमें पूरा बेनिफिट दिख रहा था इंडिया का, और साथ साथ में एमएनसीज जो था उनको यहाँ साइंटिस्ट भी मिल गए, ठीक है, टेक्नोलॉजी खुद भी एमएनसीज लेकर आ जाती थी अपना, और यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे इंडिया में उन्होंने बहुत ज्यादा R&D के सेंटर्स भी बना दिए, R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सेंटर्स भी यहाँ पर इस्टेब्लिश कर दिया। किसने? एमएनसीज ने। यानी एमएनसीज ने सिर्फ प्रोडक्शन के लिए बेसिस पे नहीं सोचा, मैंने बताया था ना कि एमएनसीज क्या करती है, R&D कहीं और करा लेती है, प्रोडक्शन कहीं और करा लेती है, असेंबलिंग कहीं और करा लेती है। तो वैसे ही इंडिया में इन्होंने बहुत सारे R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी इन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया बनाना, यहाँ पर रिसर्च सेंटर्स, और रिसर्च सेंटर्स में इन्होंने कुछ ट्रेन्ड वर्कफोर्स को और टेक्नोलॉजिकली नॉलेज, टेक्निकल साउंड पीपल को और साइंटिस्ट को हायर किया, ठीक है। कहाँ पर? बेसिकली एमएनसीज ने यहाँ पर अपने R&D सेंटर्स में। तो यहाँ पर एमएनसीज को R&D सेंटर्स के लिए भी अलाउंस मिल गया कि वो बेसिकली क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं अपना R&D सेंटर, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट जो था बेनिफिट हुआ कि जो आपके पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थे, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में आपके जो भी बेसिकली इनएफिशिएंट एम्प्लॉइज वगैरह थे उनको बहुत लोगों को हटाया गया और बहुत लोगों को बेसिकली ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड किया गया, ठीक है, और बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया गया, यानी कि बहुत लोगों को जॉब दी गई। और बस ये थोड़ा सा प्रॉब्लम था कि कुछ इनएफिशिएंट प्रोडक्टिविटी भी हो रहा था, कुछ इनएफिशिएंट बोल सकते हैं कि वर्कफोर्स भी था जो एक कंपटीशन को किस तरीके से लीड करेगा, मतलब फॉरेन कंपटीशन को, ये सोचना थोड़ा सा मुश्किल था। तो यहाँ पर बेसिकली पीएसयू में भी बोल सकते हैं कि एक प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करने के लिए काम स्टार्ट हो गया। तो ये सारे कुछ बेसिकली कुछ इंडियन कंपनीज, बेसिकली फॉरेन कंपनीज का इंडिया में आना और बोल सकते हैं उनका एक पॉजिटिव इफेक्ट क्या पड़ा, मतलब इस इकोनॉमिक रिफॉर्म का, ये सारी वो बातें थी। किसी को कोई डाउट है करूं तो सबसे पहले आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है, आप लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा, मैंने लास्ट क्लास में इसको बताया था। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जब कोई फॉरेन कंपनी दूसरी कंट्री में जाकर के इन्वेस्टमेंट करती है। अब इन्वेस्टमेंट के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, वेरियस वेज फॉर द इन्वेस्टमेंट, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था। सबसे बड़ी बात कि कोई भी कंट्री से कोई भी कंपनी अगर आती है, जैसे यूएस से कोई कंपनी आई इंडिया में, तो ये यहाँ पर किस किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकती है। यहाँ के कोई एग्जिस्टिंग कंपनी का शेयर्स परचेज कर लेगी, यानी एक्वायर कर लेगी यहाँ की कंपनीज का शेयर्स, ठीक है। 51% कर लिया तो वो कंपनी बेसिकली फॉरेन कंपनी बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ की कंपनी का इक्विटी शेयर्स वगैरह ले सकती है, परचेज कर सकती है, या तो यहाँ की कंपनी के साथ खुद को मर्ज कर सकती है, यानी मिला सकती है, जैसे हीरो होंडा ने किया था, मारुति सुजुकी ने किया था। तो दीज आर द नोन एज द जॉइंट वेंचर। तो या तो वो जॉइंट वेंचर की तरह काम कर सकती है, एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ जुड़ जाएगी, या तो कोई बड़ी कंपनी एक्वायर कर सकती है छोटी कंपनी को, वो भी पॉसिबल है, ठीक है। कारगिल ने जैसे यहाँ पर पारिक फूड को एक्वायर कर लिया था, कारगिल कंपनी है, ऑयल वगैरह में देखना, ऑयल वगैरह में लिखा होता है, ऑयल जो आप ईटिंग ऑयल्स जो होते हैं ना, आप एडिबल ऑयल्स, उसमें होता है, लिखा होता है कारगिल, CARGILL। तो ये इंडिया की कंपनी थी, बाहर की कंपनी थी। तो यहाँ इंडिया की कंपनी थी पारिक फूड, उसको उसने एक्वायर कर लिया। तो लाइक एक्वायरिंग हो सकता है, ज्वाइंट वेंचर के थ्रू हो सकता है,
यहाँ पर वो अपनी कंपनी खुद स्टार्ट कर सकती है, यानी कि यहाँ पर कोई कंपनी आई XYZ यूएसए की और इंडिया में आके उसने लैंड परचेज करके अपनी कंपनी खुद शुरू कर दी, तो वो भी कर सकती है। ठीक है, अब इनका जो एंट्री मोड, इनका जो मोड होता है ना, इसको दो तरीके से हम डिफाइन करते हैं। एक होता है ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट और एक होता है ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये थोड़े टेक्निकल वर्ड्स हैं जो मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, इसी को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट एंड ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले लिखिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। सबसे पहले लिखिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज द प्रोसेस ऑफ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज द प्रोसेस ऑफ, foreign direct investment is the process of investing foreign direct investment is the process of investing and directing another company of other countries, लिख लिया ना कि the foreign direct investment is the process of investing or directing in the other companies another company of other countries में, मतलब अनदर कंपनी में दूसरी कंपनी में दूसरे कंट्री में जब हम कुछ इन्वेस्ट करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, कहाँ पर? इन मार्केट। क्लियर है? अब यहाँ पर एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है जापानीज ऑटोमोबाइल, जिसको हम बेसिकली होंडा कहते थे, जो 1980s में इंडिया में आया था और यहाँ पर उन्होंने बेसिकली मर्ज किया था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया था इन्होंने, और इन्होंने क्या किया था, मर्ज कर लिया था अपने आप को किसके साथ? हीरो के साथ। हीरो उस समय की बाइक की कंपनी थी, अभी भी खैर चल रही है, लेकिन ज्यादा होंडा आई गेस ज्यादा फेमस है। तो एफडीआई जो है वो दो तरीके से इन्वेस्टमेंट करता है। सबसे पहला जो होता है दैट इज ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। लिखिए ग्रीन, देयर आर टू मेन फॉर्म्स फॉर द इन्वेस्टमेंट, राइट? देयर आर टू मेन फॉर्म्स फॉर द एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। देयर आर टू मेन फॉर्म्स ऑफ द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का दो तरीका होता है। पहला लिखिए फर्स्ट, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब वही होता है जो मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई कंपनी जो है वो कोई दूसरे कंपनी के साथ डील ही नहीं कर रही है। ठीक है, यहाँ पर डील नहीं करेगी दूसरे कंपनी के साथ, वो डायरेक्टली क्या करेगी, वो डायरेक्टली अपने आप को वहां जाके न्यूली स्टैब्लिश करेगी, यानी कि किसी दूसरे कंपनी की हेल्प लेगी नहीं, वहां के डोमेस्टिक कंपनीज के एंड ऑल, उसकी हेल्प नहीं लेगी, डायरेक्ट खुद को जाके वहां स्टैब्लिश करेगी, यानी बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करेगी दूसरे कंट्री में इन्वेस्टमेंट के थ्रू। ठीक है, फ्रेश स्टार्ट इसको कह सकते हैं। तो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट में लिखिए इट इन्वॉल्व्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द wholly new operation in a foreign country, wholly new operation in a foreign country या totally new operation in the foreign country, यानी कि वहां पर डायरेक्टली जाकर के खुद से नया कुछ भी स्टार्ट करेगी, अपना इन्वेस्टमेंट वो खुद करेगी, किसी कंपनी का हेल्प नहीं लेगी, डायरेक्टली फ्रेश स्टार्ट करेगी। इसको कहते हैं ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, यानी बिल्कुल आपने फ्रेशली स्टार्ट किया, जाके कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, लिख लिया। और सेकंड को हम कहते हैं ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। फील्ड इन्वेस्टमेंट में यहाँ पर जो कंपनी है वो किस तरीके से हैंडल करेगी अपनी कंपनी को फॉरेन कंट्री में, वो सबसे पहले या तो वो एक्विजिशन लेगी, एक्विजिशन करेगी। यहाँ पर लिखिए कि ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट में क्या क्या होता है। एक्विजिशन, ACQUISITION, एक्विजिशन करेगी, यानी कि दूसरी कंपनी को एक्वायर करेगी। ठीक है, या फिर लिख सकते हो आप एक्विजिशन, यहाँ पर एक्विजिशन ही के बारे में लिखा हुआ है, तो अभी तो फिलहाल एक्विजिशन ही लिखो, लेकिन इसमें जो ज्वाइंट वेंचर वगैरह सब आ जाएगा ब्राउन फील्ड। ठीक है, अब
जो बेसिकली अब हम पढ़ेंगे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है बेसिकली एफडीआई जो है उसके बेसिकली क्या क्या वर्ल्ड ट्रेड में क्या क्या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक सबसे बड़ा रीजन है एफडीआई इंक्रीज होने का इस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का लिबरलाइजेशन एक फेयर पॉलिसी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है और फ्री ट्रेड इन ऑल कंट्री एंड ग्लोबल इकोनॉमी या ओवरऑल पूरी इकोनॉमी को एज अ ग्लोबल इकोनॉमी शो किया है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का एक सबसे बड़ा रीजन है वर्ल्ड ट्रेड का काम, ठीक है। दूसरा कि जो दूसरी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से एक और क्या बेनिफिट होता है या फिर ये क्यों आया है एफडीआई, तो दूसरी कई बार अपनी खुद की कंट्री उतनी ज्यादा सेल्फ सफिशिएंट नहीं होती है फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्शन, ठीक है। तो एफडीआई के थ्रू वो दूसरे कंट्रीज के रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हैं और बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये भी है दूसरे कंट्री के इकोनॉमी में या फिर वहां के डोमेस्टिक जो कंट्रीज हैं या फिर जो दूसरा कंट्री है जहां पर ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है या फिर सेल्फ सफिशिएंट नहीं है प्रॉपरली कंट्री, उस केस में एफडीआई के थ्रू वहां की एग्जिस्टिंग कंपनीज को एक सपोर्टिव एलिमेंट मिलता है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प मिलता है, ठीक है। क्योंकि वहां पर नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है, जैसे अफ्रीका जो है वहां पर नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा अवेलेबल है लेकिन वहां पर यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट नहीं है। बहुत सारे कंट्रीज आपके अफ्रीका में गरीब बहुत बिलो पॉवर्टी लाइन से एक्सट्रीम बहुत बुरा कंडीशन है। तो ऐसे जगह पे 100% इन्वेस्टमेंट तो कोई भी कंपनी नहीं करती, लेकिन अगर कुछ भी इन्वेस्टमेंट करेगी तो उससे वहां पर बेनिफिट होगा वहां के डेवलपमेंट में, वहां की इकोनॉमी में। तो एफडीआई के ये सारे कुछ बेनिफिट्स हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया और एक तरीके से अब हर कंट्री में एफडीआई पॉसिबल है। दूसरा कि आपके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू कोई भी पर्टिकुलर कंपनी जिनके पास रिसोर्सेस नहीं है वो दूसरे कंट्री के रिसोर्सेस को यूटिलाइज कर सकती है। तीसरा कि अगर जो भी कंट्री में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वहां की कंट्री का अगर सिचुएशन बहुत अच्छा नहीं है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, तो उनको अपग्रेड करने में, अपलिफ्ट करने में और उनको बेनिफिट प्रोवाइड करने में, डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करती है आपका कौन, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। किसी को डाउट की बात करूं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक्चुअल में शुरू कब से हुआ, ठीक है, कब से शुरुआत हुई एफडीआई की, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने तो चीजों को रेगुलेट कर दिया। सबसे पहले गैट था आपका, ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जिसको आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद लाया गया। तो कहीं ना कहीं जो बेसिकली इसका ऑरिजिन है एफडीआई का, ये आपका वर्ल्ड वॉर 2 ही कह सकते हैं ऑरिजिन है एफडीआई का, जहां पर यूएस ने बहुत सारा लगभग का दूसरे कंट्री में एफडीआई शुरू कर दिया था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और लगभग 1970s में यूएस जो था लगभग 47% जो एफडीआई आउटफ्लो था इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री का उसके हाथ में था। लगभग 47% वो दूसरे कंट्रीज के इंडस्ट्रीज में उसने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फिर उन्होंने एक्वायरिंग करना शुरू कर दिया। तो लगभग मैं बोलूं तो ये एफडीआई जो था 1960s to 70s में बहुत पीक पे था, खासकर यूएस के लिए। बट इसका जो बेसिक ओरिजिन था और जिसकी स्टार्टिंग पॉइंट थी दैट वाज सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ही इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट था, जहां से बेसिकली एक रिक्वायरमेंट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की कंट्रीज को लगी। और सबसे ज्यादा किसने किया, ये यूएस ने, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। उसके बाद कुछ यूनाइटेड किंगडम भी जो थी, उसके बाद यूएस के बाद सेकंड नंबर पे आपका जापान था जिसने एफडीआई का हेल्प किया है डेवलपमेंट के लिए। थर्ड पे आपका यूनाइटेड किंगडम था जिसको हम लंदन कहते हैं, यूके। तो बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज, यूएस, यूनाइटेड स्टेट एंड जापान जो था उन्होंने ये काम जो था एफडीआई का काम 1960s to 70s में ही बहुत ज्यादा किया, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सोर्सेस ऑफ एफडीआई आएगा तो यू कैन राइट कि सोर्स ऑफ एफडीआई है वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड 1960s to 70s में सबसे ज्यादा एफडीआई किसने किया था, यूएस, जापान एंड यूनाइटेड किंगडम ने। और लगभग यूएस के हाथ में तो 47% जो था कंट्रोलिंग था इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज का, ठीक है। और एफडीआई जो था यूएस में बहुत ज्यादा आउटफ्लो में भी हुआ है, तो 1900 to 2000 तक में वो बहुत ज्यादा एफडीआई करती रही है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का सोर्स समझ आ गया सबको। होता है कि टेक्नोलॉजिकल आउटफ्लो, यानी एक कंट्री अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांस है तो वो दूसरे कंट्री तक भी वो टेक्नोलॉजी पास ऑन करेगी, पहला बेनिफिट है।
जो भी कंपनीज जो है वो काफी ज्यादा जो बुरे कंडीशन में डिसॉल्व होने वाले, खत्म होने वाले हैं, वैसी कंपनीज के लिए एफडीआई एक होप है, या भी कह सकते हैं कि बेनिफिशियल है अगर वो उसको एक्वायर कर लेती है तो एफडीआई का ये बेनिफिट भी है। एक कॉम्पिटिटिव मार्केट को बेसिकली रेडी करती है कौन? एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो देयर आर मल्टीपल बेनिफिट्स ऑफ एफडीआई एज वेल। तो इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू